कहानी का ये 20वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अंबर उस कमरे तक जाने वाले उस पुल के बीचों बीच थी। अचानक वो रुकी। उसने अपने गले से स्कार्फ निकाला, मानो उसका गला उस स्कार्फ के कारण चोक हो रहा है। उसने सिर घुमाकर दरवाजा देखा और फिर सांस खींचकर उस ओर बढ़ गई। वो दरवाजे के सामने पहुंची। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और फिर उंगलियों से 2 बार दरवाजे के शीशे पर खटखटाया। सफेद पर्दे अंदर से लटक रहे थे। उसने दोनों हाथ से दरवाजे को अंदर खोला। अंदर डीम लाइट्स थी। फर्श पर जहां तहां कैनवास शीट्स फैली थी। उसने अपनी पलकें उठाई और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मम्मा! अंबर के मुंह से निकला। सामने कम से कम 15 फुट की संयुक्ता जी की तस्वीर थी। जितना थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था वो सारा उस तस्वीर पर ही था। तस्वीर के पास 2 सीढ़ियां लगी थी। उसके ठीक आगे एक साया खड़ा था। उसकी पीठ थी अंबर की ओर। उस साये के हाथ में एक रंगों से मेला हो चुका कपड़ा था। साये ने छोटी सी चोटी बनाई हुई थी, मगर अंधेरे में उसके माथे पर बिखरे बालों पर नजरें जाना उतना मुश्किल भी नहीं था। साय ने अंबर की आवाज नहीं सुनी, कुछ उसके हेडफोन के कारण और कुछ इतने धीमे से कहने के कारण। अंबर के कदम खुद ब खुद उस तस्वीर की तरफ उठे। अचानक ही थम की तेज तीखी आवाज हुई और साय ने एकदम से सिर घुमाया। उसके चेहरे के भाव अंधेरे में नहीं देखे जा सकते थे। साय में बड़ा सा शोपीस गिर चुका था। उसके टुकड़े फर्श पर थे। आवाज सुनते ही साया अंबर की ओर बढ़ा और बोला, योर हाइनेस। इधर अंबर उन कांच के टुकड़ों पर ज्योतियों से चलती हुई तस्वीर की तरफ बढ़ गई। उसे लग रहा था मानो हकीकत में संयुक्ता जी उसके सामने है। इतनी वास्तविकता, इतना जीवंत चित्र। मगर नीचे फर्श पर कुछ इतने बड़े टुकड़े थे कि उसके पैर के खुले हिस्से में भी चुभ चुके थे। साय ने एकदम से अंबर की कलाई पकड़ी और उसे पूरी ताकत से अपनी ओर खींचकर खुद भी कुछ कदम पीछे हट गया। इसी के साथ उसने कहा, लाइट्स। उसकी आवाज पर खुद ब खुद बत्तियां जल उठी। अंबर का हाथ साय के सीने पर था और आंखें बंद। साय की होंठ अंबर को देखकर मुस्कुरा दिए। वो धीरे से बोला, वेलकम टू द पैलेस योर हाइनेस। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा ही था। आवाज सुनकर अंबर की हैरानी की सीमा ही नहीं थी। उसने एकदम से आंखें खोली। कुंवर जी! सामने वीर था। वीर कुंवर। अंबर का एक हाथ अब भी वीर के सीने पर था, जबकि दूसरी कलाई वीर के हाथ में थी। उसका पूरा शरीर खाली हो चुका था। पैरों में खड़े रहने की ताकत, सोचने की शक्ति या फिर शरीर से जान के लिए सब कुछ मानो एक ही पल में हवा हो गया। अंबर की नजरें वीर के चेहरे पर अटकी ही रह गई। योर हाइनेस, आर यू ओके? वीर ने नर्म शांत लहजे में कहा, लेकिन उसे सुनाई तो तब देता जब वो अपने होश में होती। वीर के नजरें उसके पैरों में गई। खून बह रहा था। उसने लगभग अंबर को जगाने की कोशिश की। प्रिंसेस, आर यू लिसनिंग? अंबर ने उसका चेहरा देखा। जिस वीर को वो कन्याकुमारी छोड़ आई थी, वो वीर इतनी खूबसूरती से नहीं मुस्कुरा सकता था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव हुआ करते थे, जो सिर्फ धरा के लिए सहज होते थे। मगर ये तो सामने खड़ा है। इसके चेहरे पर ये सादापन इतनी कोमल था। वीर में तो थे ही नहीं। मानो ये कोई और शख्स है जो हूबहू उसके वीर जैसा दिख रहा है। अंबर ने उसकी आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ उसके सीने से हटाया और हौले हौले से पीछे हटने लगी। फिर से टुकड़ों की ओर। हालांकि वीर ने अब भी हथेली थाम रखी थी। अंबर ने उंगली धीमे से चेहरे की तरफ उठाई और खोए हुए स्वर में कहा, वीर। मासूमियत या कह ले अविश्वास से उसने पूछा। यह सुनकर वीर की मुस्कुराहट लंबी हो गई। उसने हल्के से हाँ में सिर झुकाया और फिर आराम से कहा, जी, जय। अंबर के माथे पर यह सुनकर ही लकीरें बन गई और उसकी आंखें, उसमें लाल नसें साफ साफ दिखने लगी। उन आंखों में झिलमिलाहट थी, मगर आंसू नहीं। उसके अंदर गुस्सा था। पीछे हटते हटते ही उसके पैर में और कुछ टुकड़े तीव्रता से घुसे। वो लड़खड़ाई,
जय एकदम से आगे आया। अंबर ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, वहीं खड़े रहिए। उसने अपना हाथ दिखाया जो लाल पीले गुलाबी रंग से सना था। ये अंबर का आदेश था जिसकी अवहेलना जय कभी नहीं करता। अंबर ने ठंडी आवाज में कहा, क्यों? सिर्फ इतना बताइए। जय ने एक कदम धीमे से उठाया। वो उठाना ऐसा था कि बस उसके शरीर में हलचल महसूस की जा सकती थी। उसकी दोनों हथेलियां रंगों से पूरी तरह सनी थी, मानो थाल में कई रंग डालकर हाथ रंगे हैं। जय ने नरमी से कहा, बैठेंगी नहीं? अंबर तेज आवाज में बोली, जो पूछा है उतना ही बोलिए। उसकी आवाज उस बड़े से कमरे में गूंज गई। जय कुछ नहीं बोला तो अंबर बोली, झूठ क्यों बोला? बदले के लिए? जय ने अंबर की आंखों में देखा और बोला, क्या लगता है? अंबर गरजी, बात मत खुआइए। वो किसी शेर की तरह दहाड़ी। उसके पंजों से लगातार खून बहकर जूतियों में जाकर भर रहा था, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसकी जलती हुई आंखें सामने खड़े जय पर थी। जय उसे शांत करता हुआ बोला, आई टेल यू वट एवर यू वांट टू नो। हक है आपको पूछने का, लेकिन उससे पहले वहां बैठिए। उसने हद से ज्यादा कोशिश की उसे शांत कराने की, मगर आखिर के दो शब्दों में चेतावनी थी। मानो अगर अंबर उन चुभते हुए टुकड़ों से न हटी तो अभी वो कुछ कर बैठेगा। अंबर ने जय की नजरों का पीछा किया तो आंखें सिकोड़कर उसने अपने पैरों पर सिर झुकाया। नीचे से उसकी जूतियों में पहले टुकड़े घुस चुके थे। अंबर व्यंग से मुस्कुराई और फिर जय को घूरकर बोली, यह नाटक आप धरा के साथ भी कर चुके हैं, अब नहीं। वो अब भी वहां से हटी नहीं। जय ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अंबर बराबर से उसकी आंखों में देखती रही। जय उसके ठीक सामने आया तो अंबर कुछ कहने को हुई, पर उससे पहले ही जय उसके पैरों पर झुका। वो ठीक से हड़बड़ा भी नहीं पाई। इतने में जय ने उसकी दाएं जूती पकड़ी और बेहद आराम से उसका पंजा निकाला। अंबर एक पैर पर लड़खड़ाई तो उसे जय से पंजा छुड़ाकर पीछे रखा। कैनवास शीट पर उसके होंठ भरे कदम का एक छाप पड़ा। तभी जय ने बाएं जूती भी निकाली ही थी कि अंबर खुद ब खुद पीछे हो गई। उसके पैर जहां तहां कैनवास पर छप रहे थे। जय बोला, सिवाय इसके कि पापा पॉलिटिक्स में है, मैंने कोई और झूठ कभी नहीं कहा। इट वॉज नेवर अबाउट रिवेंज, इट्स अबाउट यू योर हाइनेस। आप मुझे जान सके सिर्फ इसीलिए आपके सामने आया था। जय सीधा खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी आंखों में सच दिखा रहा था। अंबर की आंखों से गर्माहट निकल रही थी। कितनी ही कोशिशों के बावजूद एक आंसू उसकी पलकों से छूट ही गया। वो बोली तो उसकी आवाज दर्द थी। सब कुछ जानते थे आप। एक एक मिनट जब मैं अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती थी, वो सब जानते थे आप। फिर भी खेल खेलते रहे। क्या देखना था कि अंबर ये नाटक कितने दिन कर पाएगी? आनंद लौटकर महल ही है और आपसे शादी करनी ही है। जय बोला, योर हाइनेस, आपकी आंखें जो पूछना चाहती है वो पूछिए। फिर उसने झुक कर दोनों जूतियां उठाई और आगे बोला, मेरे वीर, यह जय होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप कह नहीं पा रही हैं प्रिंसेस, ये सुन सकता हूं मैं। अंबर ने कुछ नहीं कहा और अब भी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, एक शांति वार्ता लेकर और दूसरा जय योद्धा की तरह। अंबर सिर उठाए उसे घूर रही थी। जय जो उससे शायद 1 इंच से भी कम दूरी पर था। जय ने उसकी कलाई पकड़ी। दूसरे हाथ में अब भी उसकी जूतियां थी। वो उसे खींचकर सोफे की ओर ले आया। बिना कुछ कहे वो खींचती चली गई। जय ने सोफे पर अंबर को बिठाया और खुद उसके ठीक सामने रखी कांच की टेबल पर बैठ गया। महल के बाहर अंधेरा हो चुका था। वहीं उस कमरे में अंबर खामोश थी। दोनों के बीच कुछ मिनटों तक चुप्पी फैली रही, मानो 100 शिकायतें यहाँ की गई हैं और उन्हीं शिकायतों का मौन जय मौन से ही सुन रहा है। वह उठा और वहां रखे कई सारे साफ सफेद कपड़े पानी में डुबोकर उठा लाया, जो चित्र बनाने के दौरान उसके काम आते होंगे। जय ने अंबर का पैर उठाकर अपने घुटनों पर रखा और उसके तले पोंछने लगा। अंबर बिना पलके झपकाए चुपचाप बैठी थी। योर हाइनेस, जय ने धीमे से कहा,
मैं आपकी डेस्टिनी हूँ या नहीं वो एक बात है, लेकिन मैं चाहे जो भी रास्ता ले लूँ वो मुझे आप तक ही ले जाता है। उसने एक पल रुककर आगे कहा, आपका मुंबई आना और उसी इंस्टीट्यूशन में म्यूजिक टीचर बनना बस एक इत्तेफाक था। अंबर ठंडे लहजे में बोली, झूठ। अंबर ने एक ही बार में उसके शब्द नकार दिए। जय की आंखें होले से मुस्कुराई, मगर वो उसके पैर साफ करते हुए बोला, जब आपका एसएमयू में पहला दिन था, मुझे वहां आए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे। जिस सोसाइटी में हम रहते थे वो फ्लैट आने के हस्बैंड का है, काफी पुराना, शायद 1 टिकट। अंबर ने गहरे स्वर में कहा, आप कहेंगे और मैं विश्वास कर लूंगी। जय ने गहरी नजरें उठाकर कहा, जी बिल्कुल, आप मुझ पर विश्वास करती हैं, वरना जिसे देखा नहीं उसके एक टेक्स्ट पर वेगस से यहाँ कैसे आती। प्रथम और परी से सब कुछ शेयर करती हैं आप, सिर्फ मेरे टेक्स्ट के बारे में नहीं बताया क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए था। अंबर ने पूछा, जय और वीर एक ही हैं, क्यों छुपाया आपने। जय बोला, आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। उसने आगे कहा, उस रात जब आपके दोस्त आपको किडनैप करके ले जा रहे थे तब भी मैं वहीं था। मुझे लगा कि अगर आप इस शादी के लिए मन से राजी नहीं हुई हैं तो आपसे मिलने या शायद आपकी ना सुनने के लिए। रिमेम्बर एक कार जिसको आप अपनी बालकनी से घूर रही थी, दैट वॉज माई कार। जय और वीर के बीच बहुत अंतर था। ये एक राजकुमार है और वो एक साधारण लड़का, एक हद से ज्यादा शांत, सौम्य और धीर, और दूसरा शांत तो है मगर उसमें सरलता थी, सिर्फ थरा के लिए। अंबर अपनी ही सोच में घिर गई थी। वो कहीं खोई हुए बोली, आप वे नहीं हो सकते, नो। यकीनन अंबर को विश्वास नहीं हो पा रहा था। इतना बड़ा सच वो अचानक से कैसे एक्सेप्ट कर ले। जय ने पूछा, क्यों। अंबर बिना जवाब के उसे देखती रही तो जय मुस्कुरा उठा। जय की मुस्कुराहट देखकर अंबर बोली, डोंट स्माइल कुंवर जी। फिर उसने जय को घूरा और बोली, जय भी झूठ है और वीर भी। वो इतना कहकर उठी मगर अचानक ही वापस सोफे पर गिरी। उसका ध्यान ही नहीं था कि जय उसकी हथेली अपनी उंगलियों में कब से दबाए बैठा है। जय बोला, वीर एरोगेंट था क्योंकि वो इंस्टीट्यूट में किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता था। वीर वहां से वाचा के लिए गया था, फिर भी वो धरा से रूठ नहीं रह सकता था। पर जय के लिए आप और आपसे जुड़े हर एक रिश्ते जरूरी है, योर हighness। जय उसके हर सवाल का जवाब धैर्य और संयम से देता जा रहा था। अंबर कभी गुस्सा नहीं करती, लेकिन पहली बार अगर वो ऐसा कर रही है तो जय का उसे संभालना बहुत खूबसूरत था। अंबर ने अपने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी हथेली जय के हाथ से खींची और उठी। उसके पैर में तीखा सा दर्द उठा, जिससे उसके चेहरे पर बल पड़ने लगा। जय भी उसके साथ उठा। जय ने उसे टोकते हुए कहा, आप। अंबर उसकी बात बीच में रोककर बोली, मुझे जाना है। इतना कहकर उसने टेबल से जूतियां उठाई और उनको उंगलियों में टांग कर चली गई। जहां जहां वो सफेद फर्श पर पैर रख रही थी वहां वहां पैर खून की छाप छोड़ रहे थे। जय उसे देखता रहा कि अचानक वो संयुक्ता जी के चित्र के सामने रुकी। उसने बिना मोड़े कहा, मम्मा की चित्र की कोई कीमत होती तो वो मैं आपको दे देती कुंवर जी। आपका ये एहसान भी मुझ पर रह जाएगा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, नीरस और शून्य था, बस। जय उसे खड़े खड़े देखता रहा। वो अपने मन में बोला, यू ट्रस्ट मी योर हाइनेस। यस यू डू। मैं आपको कन्विंस ना कर लूँ इसलिए जा रही हैं आप। मन में ही यह सोचकर वो भी आगे बढ़ा। छत क्रॉस करते हुए अंबर की नजर एक दफा गेमलियाज पर गई, मगर वो मुंह फेर कर चल दी। वो सीढ़ियों से उतर रही थी। सबकी नजर एकटक उसके चेहरे पर थी। उसकी हाव भाव देखकर वहां किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। यहाँ तक कि सूर्यवीर जी भी चुपचाप खड़े हो गए। अंबर के पैरों से बहते खून पर किसी का ध्यान नहीं गया। मौनी ने आगे बढ़कर कहा, अंबर क्या हुआ, ये चेहरा फीका फीका सा लग रहा है। अंबर फीकी सी आवाज में बोली, मौनी हम जाएंगे यहाँ से। उसने किसी की ओर नहीं देखा। ये सुनकर सब बुरी तरह चौंक गए। चंद्रशेखर जी के चेहरे से लग रहा था मानो वो जानते थे कि अंबर यही प्रतिक्रिया देगी जब उसे सच्चाई मालूम होगी।
अनामिका जी ने एक कदम आगे लिया और बोली, जाएंगे? क्यों अंबर, ये घर भी आपका है? अंबर ने धीमे से मोनी के कान में कहा, यहाँ कोई होटल देखिए, हम जाएंगे। फिर उसने सबको देखा और हाथ जोड़ लिए। मैं आप सबकी आभारी हूँ और हमेशा रहूंगी कि बाबा साहब का ख्याल रख रहे हैं, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। फिर उसने रणविजय जी को देखते हुए कहा, जी शुक्रिया। वो कोई संबोधन नहीं ढूंढ पाए थे। उसने आगे कहा, जैसे मिलने देने के लिए। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके साथ मौनी भी। अचानक ही सबका ध्यान सीढ़ियों पर गया जहां से जय चला आ रहा था। कल्याणी जी ने उससे कहा, तुम उसे समझाओगे जे? उसका दिल दुखाने के लिए मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। उन्होंने इतना ही कहा था कि एकदम से आवाज आई, भाभी। एक लड़का बुरी तरह चीखा, ये शौर्य था, शौर्य सिंह राणा। ओ शिट। सबने इस तरफ देखा तो अंबर मौनी पर ढह गई। मौनी ने अपना फोन छोड़ा, उसे थामा। वहीं जे उस ओर दौड़ा। प्रिंसेस। अंबर की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मौनी ने घबरा कर कहा, हे छोटी, वेकअप, हे अंबर। कहते कहते वो उसका गाल थपथपा रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर तप रहा है। अंबर की पलकें बंद होने से पहले उसने एक झलक जय की देखी और फिर बेहोश हो गई। रात के समय उदयपुर में आनंदम महल में एक बेहद खूबसूरत कमरे में अंबर पलंग पर पड़ी थी। वो अब भी बेहोश बेसुध थी। पलंग के पीछे जय की खूबसूरत सी पिक्चर लगी थी। उसके माथे पर बाल यूं ही बेतरतीबी से बिखरे थे। गले में एक चैन थी, ढीली ढाली सफेद टी शर्ट और होंठों पर बांसुरी। फोटो सिर्फ उसके सीने तक थी। किंग साइड बेड के पीछे वो बेहिसाब खूबसूरत चेहरा रोमवा के राजकुमार का था। जय उसके सिर की तरफ खड़ा बार बार घड़ी देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी, मानो सुई के कांटे नहीं बढ़ रहे। कोई उसके शरीर में सुइयां चुभो रहा है, जो हर घड़ी के साथ बढ़ती जा रही है। व्हील चेयर पर रघुवीर जी बैठे एकटक अंबर को देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव समझना जरा मुश्किल था। वहीं कल्याणी जी और अनामिका जी दोनों ही अंबर की हथेलियां मल रही थी। तभी दरवाजे से आते हुए रणविजय जी कर्कश आवाज में गरजे, आन्या, क्या हुआ है इन्हें? आन्या एकदम से चौंक गई। सूर्यवीर जी भी दिग्विजय के साथ अंदर आए। वो तीनों करीब 2 घंटे से नीचे बैठे थे। आन्या ने अपने साथ बैठे लड़के को देखा तो उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। इतने में ही जय ने चिढ़कर कहा, जस्ट स्पीक अप। आन्या खड़ी हुई और फिर रणविजय जी को देखकर वो ठहराव से बोली, शी इज वीक। ऐसा लगता है खाना ना खाने की वजह से वीकनेस है, पिछले दिनों का स्ट्रेस और यहाँ आते आते जो प्रेशर इन्होंने खुद को दिया है उसकी वजह से इतना बुखार है कि बेहोश हो गई। जय की नजर खुद ब खुद अंबर के चेहरे पर चली गई। फीका पड़ चुका चेहरा, माथे पर बिखरे बाल। जय ने अपनी आंखें बंद करके अपनी भौहें उठा दी। उसके माथे की नसें खिंच गई। कल्याणी जी ने कड़क कर कहा, इन्हें होश आना चाहिए आन्या, डू एनीथिंग। आन्या के बगल में बैठा लड़का अयान बोला, ताई जी, ये 4-6 घंटे में होश में आ जाएंगी। उन दोनों, अयान और आन्या की माँ अनामिका जी ने दोनों को खुरार बोली, क्या फायदा डॉक्टर होने का, कुछ काम के तो हो नहीं तुम दोनों। दोनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। रघुवीर जी की तबीयत अभी ज्यादा ठीक नहीं थी। अंबर को ऐसे देखकर वो बहुत परेशान हो रहे थे। उनकी हालत ना बिगड़ जाए इसलिए चंद्रशेखर जी उन्हें वहां से ले गए। चंद्रशेखर जी के जाने के बाद मौनी जो चुपचाप अंबर को देख रही थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी वहां मौनी की आवाज गूंजी, मैं अंबर को ले जा रही हूँ। सबके सिर झटके से उसकी ओर घूमे। शौर्य आगे आते हुए बोला, और ये डिसीजन आप कैसे ले सकती हैं? मौनी ने शौर्य को जल्दी आंखों से घूरा और बोली, सच में ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। मौनी ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। वो बोली, देखिए आप सब, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं, मगर ये जो बेड पर पड़ी है ना, इससे है। मैंने आज तक कभी भी अंबर को डरते हुए नहीं देखा। सिर्फ आप सबकी वजह से ये भी हो गया। अरे, किया क्या है उसने? वो नहीं भागी थी शादी से, उसके दोस्त ले गए थे उसको। एंड यू नो व्हाट, इसका गिल्ट उसे था। माफी मांगने ही तो आई थी वो।
पर इन्होंने। फिर उसने जय की तरफ उंगली उठाई और बोली, आप ही है ना जय, जो उस पर एहसान करते चले आ रहे हैं? नहीं क्या? लगता क्या है आपको? आप ऐसा सब करेंगे तो शी विल लाइक यू। नो जय नो, कहते कहते उसका गला रुक गया। वो आगे बोली, आपकी जैसी लविंग फैमिली नहीं है ना उसके पास। वो जहाँ रहती है वहाँ प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। नहीं समझती है वो आपकी केयर को। प्यार कैसे करते हैं उसको पता नहीं है। तो प्लीज मत कीजिए ऐसा। जानते हैं आप, या ऑफ कोर्स जानते होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। उसके आसपास जो लोग रहते हैं ना, दो शब्द मिलावट के बिना नहीं कहते। हर समय तीखे शब्दों की बात चलाते हैं उसके ऊपर। तो शायद ही आपकी फीलिंग से वो कनेक्ट हो पाए। प्लीज समझिए और अपने आप से काम रखिए। तभी एक आवाज गूंजी, मौनी। चंद्रशेखर जी बुरी तरह से चिल्लाए थे और रघुवीर जी को उनके कमरे में छोड़कर आ चुके थे। आज तक उन्होंने अपने बेटे उदय की पत्नी मोनी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पर आज वो उस पर चिल्ला बैठे थे। उन्होंने अपनी जेब में फोन रखते हुए अंदर प्रवेश किया। मौनी ने उन्हें एक नजर देखा। दोनों की आंखें डबडबा रही थी। यहाँ तक कि खुद अनामिका जी, कल्याणी जी और आन्या की आंखों में भी नमी आ गई थी। मौनी बोली, पापा प्लीज। जब इसे होश आएगा और इसने खुद को यहाँ देखा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई चुप था। मौनी की बात सही गलत पर निर्भर नहीं थी, बल्कि जिस जगह वो परिस्थिति देख रही थी वहां से उसका एक भी शब्द झुठलाया नहीं जा सकता था। सब खामोश थे। न किसी के पास कोई जवाब था और न ही इतनी हिम्मत कि इस वक्त मौनी को जवाब दे पाए। प्रिंसेस कहीं नहीं जाएगी, जय ने गहरी सर्द आवाज में कहा तो मौनी ने झटके से उसे देखा। जय की बड़ी बड़ी आंखें आग उगल रही थी। मौनी ने कहना चाहा, जय आप। उसने उसकी बात बीच में रोककर आगे कहा, इन्हें होश आने दीजिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अयान ने कहा, अभी के लिए इन्हें आराम करने दीजिए, आप सब बाहर चलिए। एक एक करके सब लोग कमरे से बाहर निकल गए। अंबर अब तक बेहोश थी। वहीं दूसरी ओर उसके और मौनी के गायब होने से पूरे सूर्यवंशी महल में तूफान उठ रहा था। अंबर प्रेसिडेंट बन बैठी है, इसकी खबरें बिजनेस न्यूज चैनल्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज थी। रिपीट कर कर के टेलीकास्ट दिखाते दिखाते घंटों हो गए थे सबको। गायत्री जी और रत्ना जी ही बचे रह गए थे घर में। बाकी हर सदस्य जाने कहाँ कहाँ ढूंढने में लगा था उन्हें। गायत्री जी सोफे पर बैठी उसके साइड रेस्ट को अपने हाथों से मसल रही थी, मानो लकड़ी को निचोड़ रही हो। रत्ना जी ने 15वीं बार घड़ी देखी और दबे स्वर में कहा, जी जी, मुझे लगता है हमें कमिश्नर से बात करनी चाहिए। 11 से 12 घंटे होने को है, बायसा की कोई खबर नहीं। गायत्री जी ने पलकें उठाई और सिर्फ पुतलियों को टेढ़ा करके रत्ना जी को देखा। रत्ना जी ने तुरंत नजरें झुकाई और बोली, मुझे बस चिंता हो रही थी जीजी। गायत्री जी ने रोब से कहा, 22 बच्ची है क्या जो उन्हें बार बार ढूंढा जाए? कभी शादी से भागती है, कभी मीटिंग से गायब हो जाती है। फिर बहुत ही और बोली, विराट चाहते हैं इसलिए उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी विराज की आवाज आई, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए ताई जी। अंदर आते आते विराज ने ठंडी निगाहें गायत्री जी पर डाली। गायत्री जी और रत्ना जी ने उस पर आंखें जमाई। अभी तक अभिमन्यु, आरव और सर्वेश जी दरवाजे से चले आ रहे थे। गायत्री जी ने विराज को ऐसे देखा जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विराज बोला, माफ कीजिएगा ताई जी, मगर आपको बाइसा के ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। एक माँ और शायद इस महल की रानी है आप, कर्तव्य बनता है आपका। गायत्री जी ने व्यंग भरी नजरें उस पर डाली और बोली, अब हमें आपसे अपने कर्तव्य जानने की जरूरत नहीं है विराज। हमारी बात काट कर बिना किसी से पूछे आपकी प्यारी बहन हमारे पति की जगह पर जा बैठी है। किसने दिया उन्हें यह हक? विराज कुछ कदम चलकर उनके पास पहुंचा और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वह इस हक के साथ जन्मी थी, किसी को उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शी इज नॉट जस्ट अ प्रिंसेस, इस महल की शान है वो। इस घर में रहने वाले हर सदस्य से ज्यादा जरूरी होता है उनका निर्णय। यह हमें आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना।
सही था। अंबर के निर्णय महत्व रखते हैं, बस उसकी इच्छा या भावनाएं नहीं। विराज, गायत्री जी बुरी तरह चिल्लाई। सन्नाटा पसर चुका था, मगर विराज फिर भी उन्हें उसी तरह घूरता खड़ा रहा। गायत्री जी ने सर्द आवाज में कहा, देखते हैं कब तक उनके निर्णय सार्थक रहते हैं। अनुभव से कह रहे हैं हम, आपकी बहन के इस निर्णय से क्या क्या होगा सोच भी नहीं सकते आप। विराज बिना कुछ कहे खड़ा रहा और गायत्री जी मुंह फेर कर चल दी। सांसें खींचे हर कोई जमा रह गया। तभी अचानक विराज एक संगमरमर की मूर्ति पर गिरा। आरव चीखा, भाई। मई हर कोई आंखें फाड़े अभिमन्यु को देख रहा था। सर्वेश जी तेज कदमों से आगे आए और बोले, ये क्या बदतमीजी है अभी। उन्होंने एकदम से अभी को कॉलर से खींचा तो विराज ने संभलते हुए कहा, पापा नो। सर्वेश जी ने जोरदार तमाचा अभिमन्यु के गाल पर रसीद कर दिया और रत्ना जी का हाथ अपने मुंह पर चला गया। वहीं आरव विराज को उठाने पहुंचा। अभिमन्यु गाल पर हाथ रखकर वहीं रखे सोफे पर जा गिरा। विराज एकदम से आगे आया। अभी ठीक हो तुम? अभिमन्यु ने जल्दी आंखों से उसे देखा और उसका हाथ झटकते हुए बोला, हाथ मत लगाइए मुझे। आरव का चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, भाई रुक जाइए ना, दी और पापा से यहाँ नहीं है प्लीज। अभिमन्यु गुस्से में बोला, तू दूर रहे आरव। उसने आरव को झटक कर साइड किया और मिराज से दांत भींचते हुए बोला, मेरी माँ से इस टोन में बात करने की गलती मत कीजिएगा भाई, वरना आज तो काकू साहब को बड़ा समझ कर रो गया। अगली बार जान ले लूंगा। सर्वेश जी तमतमाते हुए आगे आए। विराज ने उन्हें हाथ दिखाकर रोका। अभी उसके कंधे से टकरा कर चला गया। रत्ना जी की आंखों से आंसू बह निकले। विराज ने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोला, आरव जाओ रूम में जाओ। आरव भीगी आंखों से बोला, पर भाई दी। विराज बोला, हम हैं ना, कोशिश करते हैं हम। सर्वेश जी ने चिढ़कर कहा, बस करो विराज, ये सब बस भी करो तुम। तुम्हारी अच्छाई की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। बात बात पर अपमानित किए जाते हो, फिर भी उस लड़की की चिंता है तुम्हें। बाबा प्लीज, उनकी इंसल्ट हमारी इंसल्ट है। विराज अब खींच गया था। सर्वेश जी ने कहा, इतना अपना मानते हो ना बाईसा को। वो तो नहीं मानती। अगर मानती होती ना तो तुम्हें बिना बताए इतने बड़े निर्णय नहीं लेती। अगर अपना मानती तो गायब होने से पहले तुम्हें बताती। विराज चुपचाप सुन रहा था। सर्वेश जी ने आगे कहा, उनकी आंखों में शक देखना सीखो विराज। अब वो पहले जैसी नहीं रही। कह रहे हैं हम, उनके हाव भाव साफ बताते हैं कि उन्हें हम में से किसी पर रत्ती भर यकीन नहीं और तुम उनका अपमान नहीं सह पा रहे। हम कह रहे हैं तुमसे वो बदल चुकी है। विराज बिना कुछ सुने लंबे लंबे डग भर कर निकल गया और अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे में था। रेस्टिंग चेयर पर डोलता हुआ वो छत को देख रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर अंगूठे अपनी बाहों पर फेर कर गहरी सांस ली। उसने अपने मन में ही कहा, बाबा सॉरी, लेकिन ऐसे बात करना जरूरी था, वरना सब कुछ बिगड़ ही जाता। वहीं दूसरी ओर गायत्री जी भी अपने कमरे में सोफे पर बैठी थी। इतने में ही उनका फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने अंदाजन टेबल से फोन उठाकर कान से लगाया। आंखें अब भी बंद थी और चेहरा छत की तरफ। उधर से कोई बोला, मैम, अभी थोड़ी देर पहले वो बारिशा की बहन परिणीता आई थी। कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस की छत पर था। गायत्री जी की आंखें एकदम से खुली। उन्होंने स्क्रीन पर नाम देखा और फिर बोली, क्या कहा उन्होंने? सामने से आवाज आई। वो जानना चाहती थी कि आर्टिकल्स में मिस सूर्यवंशी की खबरें कैसे आई। और तुमने क्या कहा? गायत्री जी ने ऐसा कहा मानो उनकी जान अटक गई हो। एम्प्लॉय बोला, मैंने कुछ नहीं बताया मैम, आपने जैसा कहा था वैसे ही उन्हें रवाना कर दिया। गायत्री जी के चेहरे पर राहत दिखने लगी। गुड। इतना बोलकर वो फोन काट चुकी थी। कुछ पल शून्य में ताकते रहने के बाद उन्होंने अपने मन में ही कहा, हमारे कहने से आप समझेंगे नहीं पायसा, मगर जो कर रही हैं आप वो ठीक नहीं। इतना कहकर उन्होंने फोन टेबल पर फेंका। इधर आनंदम महल में रात के 3 बज रहे थे। महल के सारे सदस्य सो चुके थे। कुछ घंटों पहले मौनी के गुस्से को देखते हुए जय रूम से निकल गया था। अंबर अब तक बेहोश थी और इन बीते घंटों में उस खुले दरवाजे से 3 बार आन्या उसे चेक कर चुकी थी।
जय का कमरा दूसरी मंजिल पर था और कमरे में एक दरवाजा था जिसको लांघते ही बड़ी सी खुली छत थी जिस पर भी जहां तहां लगे हुए कैमलियास दिखाई पड़ रहे थे। वो ओपन रूफ बालकनी थी जो लगभग बड़े से कमरे के बराबर रही होगी। जय बिना कुछ कहे जाने कब से वहीं बैठा था। वहां दो तीन बीन बैग्स रखे थे। उन्हीं में से एक सफेद बीन बैग पर बैठे बैठे वो आसमान में तारे गिन रहा था। उदयपुर से आसमान की खूबसूरत अलग ही दिखाई पड़ती थी। तारों से जगमगा रहा आसमान उस एक चांद की हर कमी छुपा रहा था। तभी उसे कमरे से कोई आवाज आई। वो तुरंत उठकर कमरे में पहुंचा। सामने का नजारा देखकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। और वाकई जय की मुस्कान वीर से ज्यादा खूबसूरत थी। वीर का गिने चुने हिसाब से मुस्कुराना और जय का खुलकर मुस्कुराना काफी तक किसी को भी रिझाने के लिए। मामू, सामने से 5 साल की बच्ची अंबर के बगल में जा बैठी थी। बच्ची के हाथ में खिलौने वाला स्टेथोस्कोप था। बच्ची ने जैसे ही जय को देखा तो मामू कहकर मुस्कुरा उठी। एकदम से जय के चेहरे से चिंता की लकीरें मिट गई। श्श, उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और बोला, धीरे मिली, सो रही है ना वो। बच्ची ने एक बार अंबर को देखा और फिर फुसफुसाकर कहा, ये आपकी प्रिंसेस है। जय की आंखें सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोला, तुम सोई नहीं। बच्ची अपने घुटनों पर चलकर पलंग के कोने तक आई और उसने फुसफुसाकर कहा, मिली तो सो गई थी ना मामू। लाला उठकर रो रहा था तो नींद खुल गई लिली की। मैं यहाँ सो जाऊं। मिली यानी मृणाली सिंह राणा, जय ने तभी आवाज में कहा। ओके मिली, सो जाओ प्रिंसेस के पास, सो जाओ। जय ने इतने कहा तो मृणाली बाईं ओर तकिया सही करके लेट गई। जय उसकी तरफ गया और उसे चादर उड़ाकर सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वो बैठे बैठे कब सो गया पता ही ना चला। आखिर उसने भी जयपुर से उदयपुर का सफर तय किया था। कुछ आधा घंटे बाद अंबर के शरीर में हलचल हुई। उसे अपने शरीर का भार दुगना लग रहा था। पलकों में पुतलियां टिमटिमा रही थी पर मानो टन के हिसाब से वजन उसकी पलकों पर हो। उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की मगर वो पलंग से चिपका हुआ लगा। उसने हल्के से पलकें उठाई। सामने सब धुंधला सा था। उसका मस्तिष्क फिलहाल कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ देखा तो दाईं हाथ में ड्रिप दिखाई दी। उसने दाईं और पुतली थोड़ी और ऊपर उठाई तो ग्लूकोज की बोतल होल्डर में लटकी थी। अंबर की भौहें सिकुड़ गई। जोर देकर उसने अपने हाथों से सिर थामा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने सिर घुमाया और फिर हिम्मत करके साइड टेबल से गिलास उठाया। मानो सारे शरीर की जान लग गई गिलास उठाने में। गिलास लेकर वो सीधी बैठी रही थी कि उसकी नजर मृणाली पर गई। उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो चौंक कर बच्ची को देखने लगी। कौन है ये? उसने तुरंत ही अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाई। इतना बड़ा कमरा था कि धुंधली नजरों से वो छोर भी ठीक से ना देख पाई। उसने एक बार बच्ची को ध्यान से देखा। वो पक्का इसे नहीं जानती थी। बच्ची के हाथ में स्टेथोस्कोप था और मुंह से लार गाल पर चिपकी हुई थी। अंबर ने गिलास रखा। उसका दूसरा हाथ अब भी सुंदर टिप लगी होने से उसने टिप वाला हाथ दूसरे हाथ से पकड़ा और फिर उठाकर अपनी गोद में रखा। उसने एकदम से ड्रिप से इंजेक्शन खींचा। इसी के साथ उसके मुंह से छोटी सी चीख निकली। आह! ये सुनते ही जय की आंखें झटके से खुली। वो एकदम से उठा तो अंबर ने सामने हलचल देख कर सिर उठाया। उसे जय की पीठ दिखी। तब तक जय मुड़कर आगे आ गया। अंबर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो है कहाँ। ये जय का रूम है। वो अब भी महल में है मगर वो इस कमरे में क्यों है? वो भी जय के साथ। बाहर सब क्या सोचेंगे? नो। अंबर ने आराम से चादर हटाई और उतरी। जय आगे बढ़ा तो अंबर ने उसे पलके उठाकर देखा। जय के कदम खुद ब खुद रुक गए। अंबर का सिर दर्द से घूम रहा था। उसने एक हाथ से सिर थामा और दूसरे से पलंग का सहारा लिया। उसके पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। योर हाइनेस, यू नीड रेस्ट, जय ने हल्के से कहा। अंबर ने उसे देखा और बोली, इसीलिए जा रही हूँ।
जय ने लंबे लंबे 2 कदम आगे रखे और उसके सामने आकर बोला, क्यों है आपको इतना गुस्सा प्रिंसेस? सिर्फ इसलिए कि मैं ही वीर हूँ? और अगर वीर नहीं होता तो आप इस तरह रिएक्ट नहीं करती? अंबर हैरानी से बोली, रियली? उसने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मगर फिर मिली को देखकर उसने खुद को शांत किया और फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ आई थी जय से मिलने, लेकिन आपने भी मुझे धोखा दिया कुंवर जी। मैं जय और वीर दोनों पर विश्वास करती थी, लेकिन आपने एक ही साथ मुझे झूठा ठहरा दिया। हाउ कुड यू? इतना कहकर वो आगे बढ़ी। जय ने गहरी सांस ली और फिर एकदम से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अंबर कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उठ चुकी थी। अंबर गुस्से में बोली, व्हाट द? फिर उसने अपने आप को रोका और बोली, उतारिए मुझे। उसने दांत भींचते हुए कहा तो जय ने सहजता से जवाब दिया, होटल जाना है ना आपको, वहीं ले जा रहा हूँ। मिली सो रही थी वरना वो चिल्ला ही देती। अंबर ने उसे घूरा, आई सेड पुट मी डाउन कोच। जय ने मानो सुना ही नहीं। अंबर ऐसे तो कभी नहीं जाएगी, उसने एकदम से कहा, फाइन फाइन, बेड पर रखिए। जय की आंख ये सुनकर मुस्कुरा उठी। जय उसे बेड पर बिठाने की बजाय बालकनी एरिया में ले आया। अंबर बोली, कुंवर जी मुझे नीचे रखिए अभी। इस बार उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, साथ ही चेहरे के भाव शून्य। जय ने उसको लाल रंग के बीन बैग पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। अंबर ने अपनी नजरें फेर ली। ना ही वो कुछ कह रही थी और ना जय। उसने ऊपर आसमान में अपनी आंखें टिकाई, जाने कि उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उसने जल्दी जल्दी पलकें झपकी और आंसू दिखने से पहले ही रोक लिए। दारा ने वीर से कहा था कि आसमान के तारों में वो अपनी माँ को देख सकती है, पर आज ये बादलों से घिरा आसमान क्या उसकी माँ की नाराजगी है? जय वो आंसू नोटिस कर चुका था, मगर वो चुप रहा। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। ये तो बरसात का मौसम था। बादल भी घने काले हो चुके थे इस आध घंटे में ही। तभी सर्द ठंडी आवाज अंबर के कानों में पड़ी, जय वीर सिंह राणा, इट्स माय नेम योर हाइनेस। अंबर की पलकें आसमान से झुककर निगाहें जय के चेहरे पर थी, जबकि जय पहले से ही उसे देख रहा था। जय भी उसका नाम था और वीर भी। झूठ, वो तो कुछ भी नहीं। जय की नजर में अचानक कैमरास आ गए। उसने कहना शुरू किया, आज से 5 साल पहले तारागढ़ महल बूंदी, वहीं मैंने आपको पहली बार देखा था। आप अपने कॉलेज से आर्किटेक्चर्स पर रिसर्च करने आई थी और मैं हार्वर्ड से अपनी टीम के साथ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। फिर जय ने शुरू से बताना शुरू किया कैसे उसने बालकनी में खड़ी उदास अमर को पहली बार देखा था, कैसे उसके बाबा के साथ उसकी मुलाकात हुई और कैसे उसे पता चला कि अंबर को कैमलियास पसंद है। फिर वो बावड़ी और अंबर की कही बातें और उसके बाद बच्चे का अंबर को बांसुरी देना जो अंबर को कभी बजानी आई ही नहीं। जय ने अंबर को सब कुछ बता दिया। वो कौन से मोमेंट्स थे जब अंबर का प्रेम जय के दिल को छू गया और दिल की गहराइयों में उतर गया। जय का अंबर के लिए प्रेम समय के साथ बढ़ता गया। वो अक्सर अंबर को देखने भी आया करता था। उस रात भी वो अंबर को देखने आया था। अंबर आनंदम महल की छत पर जय के अधर से भूतकाल को सुनती गई। वो हैरान थी क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक साधारण सा स्टडी टूर किसी के लिए इतना खास हो सकता है। उसे कभी भी खुद में ऐसा कुछ खास लगा ही नहीं था जिससे जय को प्रेम हो सके। क्या किसी को ऐसे प्रेम भी हो सकता है? पर अंबर के मन में सवालों का तूफान आ चुका था। सब कुछ बताकर जय चुप हो गया। अंबर चुपचाप जय के आगे बोलने का इंतजार करने लगी, पर अब जय एकटक उसका चेहरा निहारता जा रहा था। ये चेहरा धरा का हो या अंबर का, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार अंबर ने सर्द लहजे में कहा, इम्पॉसिबल है कुंवर जी, इतने सारे कोइंसिडेंस आपके साथ ही कैसे हो सकते हैं? जय मुस्कुराते हुए बोला, और आपको लगता है कि सारी प्लानिंग मैंने की? जय को उसका शक करना भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वो सहजता से उसके सवालों को समझने की कोशिश करने लगा। अंबर बोली, ठीक है, मान लेते हैं बूंदी में हमारा मिलना इत्तेफाकी हो, पर आपसे मेरी शादी तय होना भी कोइंसिडेंस था।
जय ने अपना फोन आगे बढ़ाया और बोला, आपके बाबा सा आए थे बाबा के पास आपका रिश्ता लेकर। मुझ पर शक कर रही है क्या? पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर बात पर बिना किसी शर्त के आप विश्वास कर लेंगी। अगर नहीं तो चंद्रशेखर अंकल जी से पूछेगा। शादी का प्रपोजल उन्हीं ने रखा था। अंबर असमंजस से बोली, आप मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा बार बार ये बोलने से कि मैं आप पर विश्वास करूंगी, पर मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे। अंबर बोली, आप तो जानते थे कि मैं ही अंबर हूँ, फिर भी झूठ बोला। सब कुछ सच बता सकते थे आप, बट यू चोज टू लाई एंड प्ले अलोंग। उसकी बात सुनकर जय ने एकदम से कहा, नेवर प्रिंसेस नेवर। अंबर ने उसकी बात काटते हुए कहा, कट द ग्रेट मिस्टर राणा। इतना कहते कहते वो खड़ी हुई ही थी कि पैरों की जख्म की वजह से लड़खड़ा गई। जय झटके से उठा। अंबर अपने जख्मों से पूरी तरह चिर उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और थम से वापस बेल बैग पर बैठ गई। उसने अपनी बाहें सिकोटी और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। जय बस उसे देखे जा रहा था। इस वक्त अंबर के मन में क्या है ये ना जय जान पा रहा था और ना ही वीर। उसने अपने मन में ही कहा, क्या रीजन है योर हाइनेस? ये गुस्सा और इसका कारण मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। वह अपने घुटनों पर कोहनी रखकर उंगलियां एक दूसरे में फंसा कर बैठा। अंबर ने अपनी हथेली से चेहरा ढका और फिर आंखें पोंछने के बाद ठंडे स्वर में कहा, मुझसे और मेरे मैटर्स से दूर रहेंगे आप। एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स को भी आप समझा लेंगे। मैं सारे ब्लेम लेने के लिए तैयार हूँ। जय उसे देखने लगा तो वो आगे बोली, थैंक यू मेरी एब्सेंस में मेरे बाबा साहब और मेरे बिजनेस में साथ देने के लिए, पर मैं इनके बदले खुद को कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। आपके एहसान के बदले मैं आपसे शादी करूं? कभी नहीं। ये सुनते ही जय के माथे की नसें तन गई, साथ ही उसकी उंगलियों की पकड़ कस गई। एक झूठ अंबर ने बोला था और एक जय ने। फर्क सिर्फ इतना था कि जय सच्चाई जानता था। अंबर के मन में क्या था जैसे अचानक किनारा करना वो लाख कोशिशों के बावजूद भी समझ नहीं पाया। मानव के झूठ से भी वो गुस्सा हुई थी। जय ने हल्के से कहा, जय आपकी भावनाओं का सम्मान करता है। फिर वो एक पल रुककर बोला, लेकिन वीर वो करता है जो धरा के लिए सही हो। ये सुनते ही अंबर ने झटके से सिर उसकी तरफ घुमाया। जय ने उठते हुए कहा, आप यहीं रहेंगी? कल शाम की फ्लाइट है, आप चाहे तो जा सकती हैं, बट रिमेंबर योर हाइनेस, जय या वीर दोनों नाम मेरे ही हैं और मैंने धरा से उनकी थोड़ी सी जिद सीखी है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक ना मैं आपसे दूर रहूंगा ना ही आपके मैटर से। गुड नाइट। अंबर व्यंग से मुस्कुराई मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा, पर वो जानती थी जय का सौम्य स्वभाव वीर के अड़ियल बर्ताव से ज्यादा भारी है। शायद जय से जीतने में उसे कठिनाई हो। अंबर ने जय को जाते देखकर कहा, दरवाजा बंद करके जाइएगा और जब तक मैं इस रूम में हूँ नॉक करना ना भूलें। जय की पेट थी अंबर की तरफ। उसकी बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराया और चला गया। अंबर सोच में पड़ गई। वो तो जीवन भर प्रेम के लिए तरसती रही और अब कोई ऐसा मिला जो उससे इतना प्रेम करता है, पर जैसे अभी के हालात हैं वो जय और उसके परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। उसे जय से दूर रहना होगा। अभी कल वो जो कुछ भी करके आई है उससे उसका दुश्मन बौखला गया होगा। वो कुछ भी कर सकता है। अंबर किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसे यहाँ से जाना होगा। उसने एक निर्णय लिया और फिर वो पेड़ की तरफ चल दी। उसने मृणाली को देखा और फिर उसके बगल में लेट गई। अंबर और जय को बात करते करते सुबह हो चुकी थी, मगर सूरज की किरणें ना फैलने से अंधेरा बरकरार था। जय उसे अपने ही रूम में छोड़कर जा चुका था। अंबर लेटी ही थी कि आधे घंटे में 5 बजे का अलार्म बज पड़ा। बगल में मृणाली सो रही थी। अंबर ने आहिस्ता से अलार्म बंद किया, पर तब तक मृणाली जाग गई। उसके गाल पर लार चिपकी थी और गले में स्टेथोस्कोप लटक गया। उसने एक दो बार इधर उधर सिर घुमाया। मृणाली के रेशमी लंबे बाल बिल्कुल ही कर्ल थे। उसकी नजर अंबर पर पड़ी। उसने चहकते हुए कहा, मामी। मामी शब्द सुनकर अंबर पूरी तरह से चौंक गई। मामी, पहली बार उसने ये संबोधन खुद पर सुना था।
उसकी रंगों में सिहरन से दौड़ गई। उसने मृणाली को देखा और फिर कुछ मुस्कुराई। मृणाली बोली, गुड मॉर्निंग मामी। फिर से मामी, लेकिन अंबर ने सहजता से कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल प्रिंसेस। मृणाली घुटनों पर चढ़कर अंबर के पास सरकी तो अंबर ने चादर से उसका गाल साफ करते हुए कहा, आपका नाम क्या है? मृणाली बोली, मिली का नाम मृणाली सिंह राणा है, पर मामू मिली को मिली कहते हैं। अंबर उसके बात करने के तरीके पर मुस्कुराई। मृणाली दुबले पतले बच्चों की तरह नहीं थी, गोरी भूरी बिल्कुल फिट फैट। उस पर उसका नीला नाइट सूट, बिखरे बालों में वो मासूम और प्यारी नजर आ रही थी। अंबर ने कहा, मेरा नाम अंबर है, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेगी? मृणाली ने जल्दी जल्दी से सिर हिलाया और बोली, फिर आप मुझे डॉल्फिन दिखाने ले जाओगे? डॉल्फिन? अंबर समझ नहीं पाई। उसने पूछा, क्यों? मृणाली ने मासूम चेहरा आगे किया। उसने जैसे तैसे अपने चेहरे से बाल हटाए और बोली, आपको पता है, डैड ना मिली के लिए डॉल्फिन लेने गए हैं। मिली को अच्छी लगती है ना डॉल्फिन, पर हमारे पूल में एक भी नहीं है। आप मिली को दिखाने ले जाओगे मामी? अंबर हल्के से हंस पड़ी। वो बोली, ओके, हम साथ में देखने चलेंगे, पर मेरी एक शर्त है। मृणाली ने होठों को गोल किया और बाहें सिकोड़कर अंबर को देखा तो अंबर ने उसके बालों का जोड़ा बांधते हुए कहा, हम फ्रेंड्स हैं तो आप मुझे मामी नहीं अंबर कहेंगी? डील? इतना कहकर अंबर ने अपना हाथ उसके आगे किया। हाथ को 2 पल देखने के बाद मृणाली ने एकदम से नाम में सिर हिलाया और बोली, नो मामी, बड़ों का नाम नहीं लेते, बैड मैनर्स। इतना बोलते बोलते ही उसने फुर्ती से बेड से दौड़ लगा दी। जय दरवाजे पर पीठ की टेक लेकर खड़ा खड़ा मुस्कुराकर सब देख रहा था। उसके हाथ में जो ट्रे थी उसमें जूस और फ्रूट सैलेड था। अंबर की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उसका चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, नॉक करना आता है आपको? जय ने आराम से कहा, आता है, पर आपने दरवाजा लगाया ही नहीं है, और ये रूम मेरा भी है योर हाइनेस। इतनी फ्रीडम तो दीजिए कि खुले दरवाजे को नॉक ना करना पड़े। अंबर ने से झटका और बोली, यू आर इम्पॉसिबल। यही एक वाक्य वो वीर के लिए भी अक्सर कहा करती थी। जय हल्के से हंसकर अंदर आया, मगर अंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रे टेबल पर रखकर जय ने एक और दरवाजा दिखाते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए। इसके बाद उसने एक और रूम दिखाया। आपके लिए ड्रेसेस वार्डरोब में मिल जाएंगे। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स जस्ट टैप द डोर। इतना कहकर ही वो बाहर जाने को बढ़ा। अंबर बिना कुछ कहे उसे देखती रही, फिर उसने उसे टोका, मैंने कहा था कुछ मत कीजिए मेरे लिए, इसके बदले में मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी आपको। एक ठहराव के साथ अंबर जय को समझाना चाहती थी कि अब जय को रुक जाना चाहिए। जय चलते चलते रुका। रूम इतना बड़ा था कि जय को अंबर की धीमी और शांत आवाज सुनने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ा। उसने बिना मुड़े ही कहा, क्या मैं बदले में कुछ मांग रहा हूँ? कहकर वो उसकी तरफ घूम गया। जय ने आगे कहा, योर हाइनेस, आपकी मदद करना मेरे अधिकार में है, आप मुझे रोकेंगे नहीं। अंबर खींच गई और बोली, आप क्या है जय? मुझसे कोई ऑब्सेशन है आपको? कब मैंने आपको खुद पर अधिकार दिए? जय कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा। वो अब भी उसी के बेड पर बैठी थी। ऑब्सेशन? जय ने ऐसे कहा मानो ऑब्सेशन तो बहुत छोटा शब्द है उसके प्रेम की पराकाष्ठा के लिए। उसने कहा, ऑब्सेशन होता तो जिस दिन मानव आपको ऊँटी में जबरदस्ती खींचकर ले गया था, उसी जगह पर मैं उसे वीर और जय में फर्क समझा देता। उसके मुंह से आपके लिए आई लव यू सुनने का वेट नहीं करता। यू आर मी प्रिंसेस एंड आई एम ऑल योर्स। और जब मैं आप ही कहूँ तो जो भी मैं करूँगा आपके लिए ही होगा। अगर जय की बातें कोई और लड़की सुनती तो सारी दुनिया उसके लिए छोड़ देती। पर अंबर का हट समझ से बाहर का था। उसने ओटी को याद करते हुए कहा, जब आपको पता था कि मैं अंबर हूं तो आप नाराज किस बात पर हुए थे? अंबर का गुस्सा एक तरफ और ये सवाल एक तरफ। जय ने बाहें सिकोड़ी और उसी तरह मुस्कुराया। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कह रहे हो कि आपको अब भी याद है। जय ने कहा, क्योंकि आप मानव से कह रही थी कि अगर आपको वापस लौटकर फिर से जय से शादी करनी पड़ी तो आप करेंगी। अंबर ये सुनकर बोली,
आपका क्या मतलब पड़ता है? आप भी तो जय हैं। उसने बाहें उछाल दी तो जय बोला, क्योंकि वीर और धरा जो फीलिंग्स शेयर करते थे, उसके बाद आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपकी प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए, किसी और के फैसले नहीं। अंबर किताबों की शौकीन थी, मगर उसने जय की तरह कोई शख्स किताबों में भी नहीं पढ़ा था। ये समर्पण सच है, ये छलावा। वह और जय एक दूसरे को खामोशी से देखते जा रहे थे। कुछ तो जय की आंखें कह रही थी, जिसे बखूबी अंबर ने पढ़ा भी। तभी दरवाजे से तनतनाते हुए मौनी चली आई। उसके पीछे पीछे मृणाली भी। मृणाली बोली, मामी, अब तक रेडी नहीं हुए? यू आर लेजी। मौनी कुछ बोलने को थी, मगर माँ में सुनकर मानो वो गूंगी हो गई। उसने अपने मन में ही कहा, पूरा घर ही पागल है अंबर के लिए। माय गॉड, ये यहाँ कुछ दिन और रह लेगी ना, तो मंदिर ही बनवा देंगे इसका, पूजी जाएगी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, आपके मामू बहुत बकवास करते हैं लिटिल प्रिंसेस, मुझे अपनी फालतू बातों में उलझा रहे हैं। कहते कहते उसने जय को फीकी नजरों से देखा। मामू, वो जय को डांट रही थी कि मोनी ने एकदम से कहा, अंबर, जल्दी हमें जाना है। तुम्हारे और मेरे फोन पर इतने सारे कॉल्स हैं, शायद कुछ हुआ है। जय ने मोनी को साइड से देखते हुए कहा, और आप चाहती हैं कि जब ये फिजिकली इतनी वीक है तो इन्हें हड़बड़ी में लौट जाना चाहिए? जय, अंबर कुछ कहने की थी, मगर मृणाली को देखकर वो शांत रही। मौनी ने जय को देखा। सही कह रहा था वो, जो फैसला लेकर वो आई है, वापस जाकर सांस लेना जरूरी होता है। ये भी अंबर को याद दिलाना पड़ेगा। मृणाली का चेहरा लटक गया। उसने कहा, मामी, आप ठीक नहीं हो क्या? छोटे मामू को बुलाओ। वो अयान की बात कर रही थी, पर तभी मौनी ने उसे टोका। उसने उसे प्यार से समझाया, बेटा, वो आपकी मामी नहीं है। उसने महसूस किया कि अंबर इस संबोधन से सहज नहीं है, जबकि जय मुस्कुराकर मृणाली का मामी कहना सुन रहा था। मृणाली ने नीचे के होंठ को दांतों में दबाया और फिर जय को देखकर बोली, आपने मिली को इन्हीं की स्टोरी सुनाई थी ना? आपने कहा था ये मिली की मामी है ना? मोनिका सिर्फ अपने आप ही जय की तरफ घूम गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं जय महसूस कर रहा था अंबर की आंखें खुद पर। फिलहाल उन नजरों को अनदेखा करना सबसे अच्छा निर्णय हो सकता था। उसने मृणाली से कहा, मिली, ये आपकी मामी नहीं बनी है। सह सॉरी। ये सुनकर मृणाली का चेहरा मुरझा गया। अंबर ने गहरी सांस खींची और बेड से ही उसे आवाज लगाई, लिटिल प्रिंसेस। मृणाली ने हल्के से सिर घुमाया तो अंबर उसे इशारे से बुला रही थी। वो उसके पास पहुंची। अंबर बेड के कोने पर सरकी और उसने मृणाली के कान में कुछ कहा। जय और मौनी दोनों ही गौर से उन दोनों को देख रहे थे। मृणाली एकदम से मुस्कुरा दी। इस डील को मानेगी ना? अंबर ने अपना हाथ आगे किया तो मृणाली ने खिलखिलाकर कहा, डॉल्फिन डील भाई साहब। आप मिली और मिली का स्टेथोस्कोप, हम तीनों का टॉप सीक्रेट। कहकर उसने हाथ मिलाया। डॉल्फिन डील साउंड्स गुड। कहकर अंबर ने उसके सिर पर अपने होंठ रखे और बोली, अब मुझे रेडी होना है। लिटिल प्रिंसेस मेरे लिए अपने मामू को अपने साथ ले जाएंगी। मृणाली ने सिर हिलाया और जय की हथेली थामकर उसको बाहर ले गई। उन दोनों के जाते ही मोनी आगे आई। अंबर बेड से उतरी और उसने समय देखा। अभी सुबह के सिर्फ 5:30 बजे हैं। मौनी ने संदिग्ध नजरों से अंबर को देखते हुए कहा, जैसे पैचअप हुआ है क्या? अंबर बोली, हम कभी साथ नहीं थे मौनी, ब्रेकअप पैचअप हो ही नहीं सकता। इतना कहकर वो वार्डरोब की ओर गई। मौनी उसके साथ चल पड़ी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो रूम डिजाइनर कपड़ों के एग्जीबिशन की तरह था। एक और जय के कपड़े, जिसमें हर स्टाइल था, शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, कुर्ता, हुडी, जैकेट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, और जो भी लड़के पहनकर खूबसूरत लगते हैं वो सब उसके वार्डरोब में मौजूद था। लेकिन एक और सिर्फ एक शेल्फ में फीमेल ड्रेसेस थी, सूट, जींस टॉप, या जो अंबर पहनना पसंद करती है। अंदर कदम रखते हुए मौनी बोली, ये सारे आर्टिकल्स इसके खुद के ब्रांड से हैं। इतनी सी उम्र में इतना सक्सेसफुल है ये बंदा। अंबर ने चलते चलते ही कहा, नो डाउट, लेकिन अगर वो प्रिंस ना होते तो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होते। मौनी बोली, पूजा वाले दिन जो ड्रेस तुमने पहनी थी ना,
वो भी वेशभूषा की थी। और मुझे पता चला है कि तुम्हारे आउटफिट के लिए जैनी ग्रेजुएशन के बाद डिजाइनिंग सीखी। अंबर मोनी को रोकते हुए बोली, प्लीज मोनी, आपने एक्सेजरेट ना करें। उनका खुद का ब्रांड है, डिजाइनिंग की एबिसिटी उन्हें आनी चाहिए। मेरे लिए कुछ करना एहसान ही है उनका। कहकर उसने एक सूट बिना चुने ही उठाया और तेज कदमों से बाहर आ गई। मौनी ने उसके साथ चलते हुए कहा, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ अंबर, उनकी आंखों में सब कुछ देख सकती हो ना, तो क्यों कह रही हो ये सब? कल रात से सुबह तक जब जब वो अंबर के कमरे को चेक करने आई, तब तक जय उसे जगा हुआ ही पाया था। अंबर ने बिना किसी भाव के मौनी को देखा और बोली, अब मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जब तक हम लौट नहीं जाते तब तक आप मेरे अलावा किसी की नहीं सुनेंगी, प्लीज। मौनी उसकी आंखों का खालीपन देखती रह गई। अंबर को अभी कहाँ पता था कि अभी और राज खुलने वाले हैं उसके ऊपर। आखिर शादी वाले दिन क्या हुआ था ये तो अभी तक उसे पता ही नहीं। अभी तो परिणीता ने अंबर से क्या क्या छुपा है वो भी पता चलना बाकी था। आगे क्या होगा? क्या अंबर यहाँ से चली जाएगी? उससे दूर रह पाएगा? कौन है जो ये सारे खेल खेल रहा है? क्या अंबर अपने दुश्मन का पता लगा पाएगी? क्या अंबर को भी मारना चाहता है कोई? शादी के दिन आखिर क्या हुआ था? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।